हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स की है। आपकी ये एसएसटी की वर्कशीट है बच्चों, ठीक है। तो इतिहास का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहले भी स्टार्ट किया था कि कंपनी के बारे में, इंडिया के अंदर जो अंग्रेजों की कंपनी थी वो कैसे आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो खुद कैसे नवाब बन बैठी थी, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आरंभिक काल, इसमें आएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे सोशल साइंस की, जिससे आप लोग ये हैंड टू हैंड कर सकें, ठीक है। आपका ये एसएसटी का सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है आपका हिस्ट्री, ठीक है बच्चों। एसएसटी में आपका कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री है। वर्कशीट का नंबर आपका 7 है बच्चों, ठीक है। और आपकी डेट क्या रहने वाली है? 11 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लासेज का नाम लिखेंगे। फिर आप लोग अपना पार्ट लिखेंगे, ठीक है। व्यापार से साम्राज्य तक उप विषय, ठीक है। ये सब टॉपिक हो गया, ये आपका पार्ट हो गया। इसमें कहा गया कंपनी का फैलता शासन, ठीक है। कंपनी के फैलते शासन के बारे में हम लोग इस वर्कशीट में बात करेंगे, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साइड में रख देंगे। इस वीडियो में मैं उन बच्चों को भी डाउट क्लियर करूंगा जो बच्चे गेम के बारे में पूछ रहे हैं कि सर गेम में कैसे पार्टिसिपेट करना है, जो बच्चे जीते थे उनका नाम बता दीजिए, ठीक है। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग वर्कशीट करेंगे, ठीक है। देखो इसमें दिया गया आरंभिक काल, ठीक है। हम लोग आरंभिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि बक्सर की लड़ाई से, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक तथा व्यावसायिक प्रतिनिधि, ठीक है, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता है, तैनात कर दिए थे, ठीक है। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था, ठीक है। तो सारा उन्हीं के कब्जे में आ गए थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उनका काम बांट दिया था कि तुम्हारा कंपनी की रक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने देने लगे थे, ठीक है। मतलब कंपनी से हटकर भी वो उनके मतलब पर्सनली चीज़ों में भी बहुत मामले, बहुत मतलब दखल देने लगे थे वो लोग, उनके भीतरी मामलों में भी, ठीक है। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी अवसर तय करना चाहते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि इन्हें पूरा ही कब्जे में ले लें कि इनका राजा कौन होगा, किसे हम अगली गद्दी पे बिठाएंगे, ठीक है। ये सब भी वो लोग करने लगे थे। देखो फिर कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी सौंप दी, ठीक है। रियासतों पर उन्होंने क्या किया, बहुत बार सहायक संधि भी सौंप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता, ठीक है। तो जो रियासत इसको मान लेती थी उसे अपनी स्वयं सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना से रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है, तो वो लोग उनकी मतलब बात मान लेते थे। जो वो कहते थे कि भाई तुम ये करोगे तो तुम्हें ये फैसिलिटी मिलेगी, ये मिलेगा, ठीक है। तो वो लोग मान जाते हैं। लेकिन कुछ को ये होता था नहीं, ये बाहर के लोग हैं, ये यहाँ व्यापार करने आए, हमको ऐसे धीरे धीरे ये कर देंगे, तो वो लोग नहीं मानते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी, ठीक है। जो उन्होंने वो कहते थे अगर तुम हमारा रकम नहीं दोगे, ठीक है, मतलब हमारी क्या जो रकम के लिए उन्होंने बोला, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारी जगह क्या हड़प लेंगे। उदाहरण के लिए जब रिच्ड वेलें वेलेंजली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, ठीक है। उन्होंने कहा आधा इलाका तुम अपना कंपनी को सौंप दो, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे, ठीक है। वो क्या है, रकम नहीं दे पाए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके भी छिन गए थे, ठीक है। हैदराबाद में भी उन्होंने अपना बहुत कब्जा कर लिया था कुछ इलाकों में, ठीक है। सीधी लड़ाई, ठीक है, सीधी लड़ाई में आते थे। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, ठीक है, कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम दो उदाहरणों से समझ सकते हैं, ठीक है। दो उदाहरण दिए हैं किस किस तरीके से उसने अपना सैनिक टकराव का रास्ता अपनाया था, ठीक है। मैसूर का टीपू सुल्तान, ठीक है, मराठों से लड़ाई। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, हैदर अली, हैदर अली नाम है एक, वो कब 1761 से 1782, और उनके विख्यात, ठीक है, पुत्र कौन से है उसके, टीपू सुल्तान, ठीक है। तो वो कब 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था।
ठीक है। इन इनके साथ मिलकर वो क्या बहुत काफी ताकतवर हो गया था, कौन? मैसूर। ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है मालाबार तट पर होने वाली लाभकारी व्यापार मैसूर रियासतें के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। जैसे पिछली वर्कशीट में भी बताया था, देखो ये ऐसी चीज़ थी जो वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव बिकती है और यहाँ पे ये लोग इससे व्यापार करते थे, बाहर लेके जाते थे। ठीक है। तो 1765 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतें में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात को रोक दिया। ठीक है। उनने क्या कहा कि नहीं, यहाँ से ये लोग नहीं ले सकते, हम लोग नहीं देंगे। ठीक है। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। ठीक है। जो और लोग भी मिले हुए थे स्थानीय सौदागर, ठीक है, उनको भी मना कर दिया था कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी कठिन संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है। और ज़्यादा अपग्रेड किया अपनी सेना को। अब देखो, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। ठीक है। उन्होंने देखा भाई ये तो हमारा सामान भी जाने से रोक रहे हैं और अपनी सेना को उन्होंने भी और ताकतवर भी कर लिया हमारी मदद से। ठीक है। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार, ठीक है, देखो एक तो 1767 से लेकर 69, फिर 80 से लेके 84, 90 से लेके 92 और फिर 1799 में जंग हुई। कितनी बार हुई देखो बच्चों, 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, श्री रंगपट्टम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए। ठीक है। एट द एंड लास्ट में जो हुआ था, टीपू सुल्तान को क्या है, मार दिया था। मैसूर का राजकाश पुराने वेडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया। जो वहाँ के पुराने राजवंश थे उनको उनके हाथ में सौंप दिए गए। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी गई थी। ठीक है। वहाँ पे भी क्या हो गई थी, सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है। मैसूर पर भी। अब देखो मराठों से लड़ाई, उनकी जब मराठों से लड़ाई हुई तो क्या हुआ। अब देखो 18वीं सदी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। ठीक है। देखो 18वीं शताब्दी के बाद भी कंपनी क्या सोच रही थी कि मराठों को भी यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। और उसकी ताकत को भी मिटा दिया जाए। 1761 में पानीपत की जब लड़ाई हुई थी 1761 में, तो देखो उसमें हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने वाले मराठों का सपना चूर चूर हो गया। देखो मराठा क्या है, दिल्ली पे शासन करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, 1761 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें उनको हार मिली। तो वो दिल्ली का शासन का सपना जो था उनका चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर। ठीक है। अब देखो उन राज्यों की बागडोर क्या थी, एक तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ठीक है। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्यमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। ठीक है। राजमंडल और कन्फेडरेसी के सदस्य थे ये सारे सर्वोच्च मंत्री। ठीक है। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक था और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। कहाँ रहता था वो, पुणे में रहता था। ठीक है। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। ठीक है। ये फेमस राजनीति थे। इनके बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देखो जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके जो मतलब उनके साथ जब इनकी लड़ाई हुई तो कई बार उन्होंने क्या किया, उनको हरा दिया एक तरीके से, कि घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। पहला युद्ध कब हुआ था, 1782 में सालभाई सिंधी के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया, दूसरा अंग्रेज। देखो मैं आप लोगों से इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पेशवा इस राजमंडल सैनिक था, ठीक है, और प्रशासनिक प्रमुख। मैं इसमें से ही एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है।
देखो आपको बताना है मराठा साम्राज्य का, ठीक है, मराठा साम्राज्य का सबसे ताकतवर राजा कौन था। ठीक है, राजा एक तरीके से, या फिर आप बोल सकते हो मतलब उनका जो राजमंडल का जो मतलब मेन अधिकारी था, जो मेन सबसे ताकतवर कौन रहा। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे मराठों का सबसे ताकतवर राजा कौन रहा था। ठीक है, वो लोग कुछ और भी बोलते थे उसे, राजा भी बोल सकते हैं, उनका लीडर भी बोलते थे उन्हें। ठीक है, तो मतलब सबसे ताकतवर कौन सा रहा था मराठों में। ठीक है, बहुत सारे आए थे, उनके अलग अलग नाम है, लेकिन सबसे ताकतवर कौन था वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। ठीक है, फिर से लड़ाई हुई, फिर से वो जीत गए, क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजी उनकी अलग थी, सेना उनकी काफ़ी पावरफुल थी, तो इसलिए क्या हुआ, फिर से वो जीत गए। दिल्ली के बहुत सारे उन्होंने भागों को और आगरा को स्थिति में कब्जे में ले लिया। अतः 1870-1819 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया। ठीक है, पूरा ही हरा दिया। पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिटोरे में पेंशन पर भेज दिया। अब विद्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का निर्णय हो गया। ठीक है, उनने क्या किया, पूरा ही दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर उन्होंने क्या किया, अपना कब्जा कर लिया कंपनी ने। ठीक है, तो ये था आपका आज का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। चलिए, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक निकालेंगे और प्रश्न नंबर 1 आपको लिखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, मैं इसका आपको उत्तर लिखवाऊंगा बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन लिखिए, मैं इसका आपको आंसर करवाता हूँ। इसमें पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया था। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है ना, मैं आपको निशान लगवाता हूँ कि मैं इसी में निशान लगवा दूँ, क्योंकि देखो निशान लगवाने से क्या होता है, आप लोग एक्चुअल चीज़ नहीं लिख पाते हो ना समझ पाते हो। ठीक है, आप लोगों को क्या है, जितना क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ उतना लिखिए, वो उसमें ही आपको इनफ है, उसमें ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, और आगे भी आपकी यही हैबिट बनी रहेगी कि जितना पूछा है उतना ही लिखने की। ठीक है, देखो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सहायक संधि के द्वारा कंपनी भारतीय रियासतों को सैनिक सहायता प्रदान करती थी, परंतु बदले में रियासत को सहायक सेना के रख रखाव के लिए रकम देनी पड़ती थी, के लिए रकम देनी पड़ती थी। और नहीं दी तो वह हिस्से पर
अपना कब्जा जमा लेती थी, जमा लेती थी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 हुआ। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट रहे तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 करेंगे। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के परिणाम क्या हुए थे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि टीपू सुल्तान ने क्या किया था, अपनी रियासतों की बंदरगाह से अंग्रेजों के व्यापार को रोक दिया था। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 नंबर, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत की बंदरगाहों से अंग्रेजों के व्यापार को रोक दिया था। ठीक है, आप फिर सेकंड में लिखेंगे क्या, टीपू सुल्तान ने और क्या किया था, टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी से भी घनिष्ठ संबंध थे। जो फ्रांसीसी थे वहां पे, उनसे भी उसके घनिष्ठ संबंध थे। ठीक है, और इसमें क्या पूछा था, फिर कहा था आग बबूला क्यों थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। ठीक है, इस कारण, इस कारण टीपू सुल्तान सुल्तान से आग बबूला थे। लड़ाई के परिणाम बताने, तो एंड में क्या हुआ था, इसी कारण क्या हुआ था, मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए और अंत में वो विजयी अंग्रेजों के हाथ लग गई। ठीक है, इसी कारण लड़ाई में इसी कारण लड़ाई हुई
लड़ाई हुई और अंग्रेज जीत गए। ठीक है, उस टाइम पे वो उन्होंने हरा दिया था इसको। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 2 है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या पूछा है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे। ठीक है, इसमें राजवंश का नाम बताना है एक में। ये संघ किस प्रकार के शासित थे। ठीक है, तो उत्तर लिखोगे आप। संघ कौन थे, राजवंश सिंधिया होलकर थे। ठीक है, प्रमुख संघ कौन थे, राजवंश सिंधिया। होलकर। ठीक है, दो थे, एक इनका पूरा नाम है राजवंश सिंधिया होलकर गायकवाड़, और एक और थे, इनका नाम था भोसले। ठीक है, ये सारे राजवंश पेशवा के अधीन एक राज्य मंडल के सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें पूछा था वो कहाँ के सदस्य थे, तो हम लिखेंगे राज्य मंडल के सदस्य थे। अब चलते हैं लास्ट आंसर नंबर 4 पे। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें पूछा है देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। उसने मराठों मराठा राजवंशों को तीन तीन लिखोगे, तीन युद्धों। ठीक है, युद्ध लिखोगे 1782 में हुआ था एक, एक आपका 1803 से 5। ठीक है, 1803 से आपका 1805। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पे 1817 से आपका 1819। ठीक है, में हराकर उन्हें अधीन किया। ठीक है, उन्होंने हरा दिया था उनको, हर बार हराते गए थे वो, कर लिया। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा, 1782, 1803, 1805, 1817, 1819 में हराकर अपने अधीन कर लिया। तो ये आपके चारों क्वेश्चन थे। अब फाइनली मैं एक बार गेम के बारे में बता देता हूँ। देखो, गेम के बारे में 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे लास्ट वीक। ठीक है, जिसका नाम है, एक का सूरज, ठीक है, एक का पूर्णिमा, ठीक है, एक का अंबर। ये 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे लास्ट वीक। ठीक है, इनके घर पे गिफ्ट सेंड कर दिए गए हैं, एक हफ्ते के अंदर पहुंच जाएंगे। और गिफ्ट की लिस्ट मैंने काफ़ी बार बताई होगी, उसमें आपका स्मार्ट वॉच है, ठीक है, हेडफोन है, आपका ब्लूटूथ वाला हेडफोन है, और आपके वॉलेट हैं, और आपके वॉलेट है, और आपका एक, हाँ, और आपके N95 मास्क है। तो ये आपके 5 गिफ्ट हैं बच्चों, ये आपको मिलेंगे। इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे मैंने, आपने अगर पूरी वीडियो देखी होगी, तो जो बच्चा डेली वीडियो देख रहा है मेरे चैनल पे, और वीडियो को पूरी देख रहा है और डेली कर रहा है, तो वो बच्चा डेफिनेटली देख रहा होगा कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो में। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे देना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है, जो भी बच्चा उस पर आंसर देगा, उसमें से मैं एक बच्चा सेलेक्ट करूंगा। बच्चा वही सिलेक्ट होगा जो वीडियो को पूरी देखता होगा, डेली देखता होगा, और 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा। ठीक है, वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, उसके घर पे गिफ्ट सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।